everyone, welcome to our first class of Management Accounting. That is our paper number 12 of CMA Inter. देखो यार, ये मैं हर जगह बोलते आई हूँ और यहाँ पे भी बोलूँगी कि हमारा एग्ज़ाम में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हमें हमारा पहला पेपर बहुत बढ़िया से लिखना है क्योंकि वो हमारे आगे के पेपर्स के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और साथ ही साथ हमें हमारा आखिरी पेपर बहुत अच्छे से लिखना है यार, क्योंकि इसके बाद हमें हमारी छुट्टियाँ एंजॉय करनी है। अगर आखिरी पेपर ही बढ़िया नहीं जाएगा तो हम उसी के बारे में सोचते सोचते पागल होते रहेंगे, है ना। तो ये भाई साहब तुम्हारे ग्रुप 2 का आखिरी पेपर है, तुम्हारे CMA इंटर का आखिरी पेपर है, तो इसे तो बहुत अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हम दोनों को मिलके बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ना मैं अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स डालूंगी, तुमको जहाँ जहाँ से हो सके वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, तुमको होमवर्क भी दूंगी, तुमको रिवीजन भी कराऊंगी, तुम्हारा मॉक टेस्ट भी कराऊंगी। हम सबके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या मैं तुमको कराने वाली हूँ। पर क्या सिर्फ मेरे कराने से हो जाएगा क्या? हाँ, क्या मेरे कराने से सिर्फ हो जाएगा? आंसर इज नो। तुम्हारी तरफ से उतने ही एफर्ट्स, शायद उससे ज़्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे यहाँ पे, तब जाके हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, है ना। तो मेक श्योर कि जो भी मैं क्लास में करा रही हूँ उसे आप पूरे शिद्दत से कर रहे हो, और जितने भी मैं होमवर्क दे रही हूँ वो सारे भी आप बढ़िया तरीके से कर रहे हो, और खुद से मतलब जब भी क्लास देखिए उसके बाद टाइम निकाल के उसी दिन आधा घंटा बैठ के इसको एक बार रिवाइज कर रहे हो कि हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ा क्या था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके हम एक अच्छा मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर पाएंगे। एंड दिस इज़ लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है कि यार क्या क्या पूछ लिया, हमें तो समझ ही नहीं आया एग्जाम में, लेकिन इससे आसान बनाया जा सकता है कंसिस्टेंसी के साथ, प्रैक्टिस के साथ। क्योंकि मेरे पास भी कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैम इसके कुछ चैप्टर्स है जिसके ना कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई सजेस्ट यू एंड देम एज वेल कि भाई साहब तुमको किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए तुमसे सॉल्व हो जाएंगे अगर तुमने क्लास में कराए हुए क्वेश्चन को बढ़िया से किया है तो, ठीक है। चलो तो एक बार फटाफट से हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कवर करेंगे, क्या करिकुलम होगा तुम्हारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लासेस लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डिंग ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी है, तुम्हारा ये रीसेंट अटेम्प्ट 15 में अभी गया है, 15 मई 2025 को हमारी पूरी की पूरी क्लासेस खत्म हुई है इससे रिलेटेड। और एज क्लासेस रिकॉर्डेड है तो प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि मैम लाइव होता तो उसी समय पूछ लेते, अब रिकॉर्डेड है तो कहाँ पूछेंगे डाउट। तो डाउट पूछने का तुम्हारा इंतजाम कर रखा है मैंने, तुम ऐप में भी डाउट पूछ सकते हो। जिस ऐप में तुम रिकॉर्डिंग्स देखोगे, क्लासेस देखोगे, उसी ऐप के अंदर डाउट पूछने का ऑप्शन है, तो वहीं डाउट पूछ सकते हो तुम डायरेक्टली। तुमको लग रहा है तुमको ऑडियो रिकॉर्ड करके पूछना है, हमको लिख लिख के नहीं पूछना, तुम वो भी कर सकते हो वहाँ पे, है ना। इसके अलावा तुम्हें लग रहा है कि मैम वहाँ आपने लिख के बताया, बोल के बताया, हमको अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई, तो हम मीट पे, गूगल मीट पे आके एक बार डिस्कस भी कर सकते हैं आपका डाउट, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब पूरा डाउट सपोर्ट मिलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा तब तक मिलेगा, तो नो इश्यूज अबाउट दैट, ठीक है। टोटल आवर्स ऑफ कंटेंट कितना है? तो टोटल 132 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ उतने से नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नया वर्कबुक रिलीज कर दिया है। ये वर्कबुक का कुछ कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया है, क्योंकि 15 मई से जस्ट थोड़े दिन पहले ही आया था वर्कबुक, तो मैंने कुछ कुछ आखिरी के चैप्टर्स पे कवर कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स बचा हुआ भी है। तो ये वर्कबुक को पूरा रिकॉर्ड करके अभी अपलोड करना बचा है, जो 15 अगस्त तक आपको टोटल मिल जाएगा पूरा कंप्लीटेड, ठीक है। और जून 25 का अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन के आंसर्स भी हम कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड भी रिकॉर्डिंग्स आपके पास आनी है। ये दोनों मतलब 10 to 15 आवर्स का कंटेंट अभी तक इसमें अपलोडेड नहीं है, सिर्फ आपके पास 132 आवर्स का कंटेंट है। मैम यार ये 132 आवर्स का बस आपने दिया, 10-15 आवर्स क्यों नहीं दिए? वो भी दे देने चाहिए थे ना। तो देखो यार, पहले इतना तो कंप्लीट करो, जब तक तुम्हारा 132 आवर्स का कवर होगा उससे बहुत पहले ये तुम्हारे पास आ जाएगा। कब आ जाएगा? तो मैक्सिमम 15 अगस्त तक तुमको ये वर्कबुक वाला कंटेंट और जून 25 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस वाला कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग्स पे ही वहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। नाउ कवरेज क्या करेंगे हम? स्टडी मैट जो है तुम्हारा इंस्टीट्यूट का, वो तो फुल कवर किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन, चाहे उसका इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, चाहे इंस्टीट्यूट ने उसका आंसर नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब करेंगे, हम सबका सब क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछे तुम्हारे जून 25 में, जिसका इंस्टीट्यूट ने खुद ने स्टडी मैट में आंसर नहीं बताया, वो क्वेश्चंस भी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारे स्टडी मैट में सब कवर होगा। प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर होंगे। हम टोटल 12 अटेम्प्ट्स के हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे यहाँ पे। मतलब चाहे
तुम्हारा वो 2022 सिलेबस चल रहा है अभी, उसमें जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हों वो सबका क्वेश्चन यहाँ कवर्ड है। 2016 सिलेबस, इससे जस्ट पहले 2022 सिलेबस से पहले होता था 2016 सिलेबस, उसमें भी जितने अटेम्प्ट्स हुए उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर्ड है। और उसके बाद भी अगर मेरे को लग रहा है कि उससे भी पीछे वाले पेपर्स में जाके तुम्हारे लिए और क्वेश्चंस लाना है तो वो भी लाके हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं भाई साहब। ठीक है, बारिश भी हो रही है और बोल रही है कि बहुत अच्छा पढ़ाएगी, आ जाओ। ठीक है ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे कवर्ड है, वर्कबुक यहाँ पे कवर किया जाएगा। पहली बात कर लिया हमने, जून 25 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, रिविजन, ये तो बात हो गई कवरेज की। कवरेज हम पूरा करेंगे क्लास में, जो तुम्हारी रेगुलर क्लास होगी उसमें पूरा का पूरा ये कवरेज होगा। लेकिन यार रेगुलर क्लास में कवर करने के बाद डायरेक्टली थोड़े ना एग्जाम देते हैं हम, थोड़ा बहुत गैप होता है 2-3 महीने का, 4-5 महीने का। तो ये गैप को कैसे कवर करें, हम तो सब भूल जाते हैं उसमें, ऑफकोर्स ही बात है, सब भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ ज़्यादा दिन तक ना पढ़ा हुआ हो तो, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें रिविजन्स करने होंगे। ये रिविजन्स आपके यूट्यूब में अवेलेबल होंगे, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा कवरेज करेंगे हम 10 to 12 आवर्स में। आप अभी भी मैराथन वीडियो एक अपलोडेड है यूट्यूब में, जाके देख सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैराथन वीडियो, टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम वहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके MCQ सेशंस होंगे, यूट्यूब में भी हम MCQ सेशन लेंगे जहाँ पे प्रीवियस अटेम्प्ट के MCQs लाइव हम कवर कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनका गूगल मीट में हम पूरा सेशन लेंगे, जहाँ पे हम सारे MCQs, हम यूट्यूब में सिर्फ प्रीवियस अटेम्प्ट के MCQs कवर करने वाले हैं, लेकिन रेगुलर बैच के अंदर हम हर एक MCQs लाइव मीट पे कवर करेंगे। इसका एक स्पेसिफिक डेट मैं तुम्हें दे दूंगी कि कब ये कवर होगा। इसमें स्टडी मैट के क्वेश्चंस, प्रीवियस अटेम्प्ट के MCQs, बिट क्वेश्चन नाम से जो MCQs इंस्टीट्यूट रिलीज करती है, सब कुछ सारे MCQs भी हम कवर कर रहे होंगे क्लास में ही साथ में। अब ये दोनों कब होगा, तो ये दोनों आपके कवरेज के बाद होगा। तो कवरेज करने का टाइम आपके पास कब तक अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है अक्टूबर तक का। जो बच्चे दिसंबर 25 में अटेम्प्ट दे रहे हैं अक्टूबर तक ख़त्म कर लो, क्योंकि नवंबर से तुम्हारा रिविजन, MCQ सेशंस, ये सारी चीज़ें तुम्हारी चालू हो जाएंगी। तो तुम्हें इस पे ध्यान देना भी ज़रूरी हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारे पास टाइम है, अक्टूबर तक सब अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। मैम हम दे रहे हैं जून 26 में अपना अटेम्प्ट, या फिर हम दे रहे हैं दिसंबर 26 में अपना अटेम्प्ट, तो क्या ये क्लास हमारे लिए नहीं है? तुम्हारे लिए भी है भाई साहब। ये जो रिविजन्स हैं, MCQ सेशंस हैं, तुम्हारे लिए बाद में भी रखे जाएंगे। जून 26, दिसंबर 26 अटेम्प्ट से 1 महीने पहले आपके रिविजन्स, MCQ सेशंस वाले भी होंगे, है ना। तो आप वहाँ पे उसे रिवाइज कर सकते हैं, चाहो तो आप अक्टूबर तक ये ख़त्म करके इधर भी रिवाइज कर सकते हो नवंबर में। ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई सारा मेरा ज्ञान देने की, लेकिन ये ज्ञान तुमने कितना एब्जॉर्ब किया, तुमको कितना याद है, तुम एग्जाम में लिख पा रहे हो कि भी नहीं लिख पा रहे हो, ये सब भी चेक करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं तुम्हारे लूँगी मॉक टेस्ट। तुम्हारे 3 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। ये तीनों मॉक टेस्ट 100 मार्क्स के होंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होंगे, और पूरा इसे प्रिपेयर करना, चेक करने का काम मेरा है। मतलब प्रिपेयर भी मैं ही करूँगी, तुम्हारे आंसर्स को चेक भी मैं ही करूँगी, तुम्हें रिव्यू लिख के भी मैं ही दूँगी, तो सब कुछ मैं करके देने वाली हूँ तुम्हें, है ना। तो तुम्हें बस क्या करना है, अच्छे से आके 3 घंटे लगा के अपने तीनों मॉक टेस्ट लिखने हैं। इसके भी स्पेसिफिक डेट्स आपको दे दिए जाएंगे। ये मॉक टेस्ट कब होगा, जब आपका रिविजन MCQ सेशन हो गया है, उसके बाद हम ये मॉक टेस्ट कवर करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम से जब आपका सब कुछ रिवाइज भी हो गया, सब आपको याद भी आ गया, उसके बाद ही लिख रहे हो, ताकि आपको अच्छे से लिखते बन जाए मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, रिलेवेंट मैंने पहले ही बता दिया है, दिसंबर 25, जून 26, दिसंबर 26 अटेम्प्ट के लिए भी रिलेवेंट है। आप चाहो जून 27 में देना चाहते हो, अभी से पढ़ना चाहते हो, तो भी आप ये क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। चाहे कॉस्ट हो, OMSM हो, मैनेजमेंट हो, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। जो भी चेंजेस होंगे वो मैं अलग से कवर कराती हूँ तुम्हें। ठीक है ना। बुक्स की अगर हम बात करें तो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बुक कम नोट्स तुम्हें दिया जाएगा, जिसमें शॉर्ट में हमने सब कुछ कर रखा है। और MA का क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा आपको, जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। और MCQ बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। MCQ बैंक वी आर वर्किंग कि हम आपको ये चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि सारे MCQs आपको चैप्टर वाइज दिखें, आप हर एक चैप्टर के बाद खुद भी कवर करना चाहो तो वो भी कर पाओ। ठीक है ना। नोटबुक तुमको 2 बनानी है, एक समरी और कंसेप्ट बुक, जिसके अंदर हम सारे के सारे कंसेप्ट, सारी की सारी समरीज लिखेंगे, चाहे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे थ्योरी से रिलेटेड हो, सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड ज्ञान लिखना है तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे, ताकि तुम्हें पता हो कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन को तुम्हें रेफर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस
एक आपको नोटबुक बनानी पड़ेगी जिसमें 400 प्लस पेजेस होने चाहिए। शायद आपको एक और भी बनानी पड़ जाए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो प्रैक्टिस करने में इट माइट हैपन कि आपको इससे ज़्यादा पेजेस भी लग जाएं। पेन और हाइलाइटर में आपको 3 पेन रखना है, रेड ब्लैक ब्लू, और हाइलाइटर रखना है एक, ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट भी कर पाओ। और रेड ब्लैक ब्लू हम क्यों रख रहे हैं पेन? ताकि हम हमारा कंटेंट को सुंदर बना पाएँ। हमें इन्हीं बुक से बार बार पढ़ना है, एक बार पढ़ के थोड़े ना होगा, हमें बार बार रिविजन्स भी करने हैं। ये समरी बुक तुम्हारे आखिरी समय तक काम आएगी। तुम्हारा 1 डे बिफोर एग्जाम रिविजन किससे होगा? इस समरी बुक से ही होगा, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कवर्ड होगा। सब कुछ कवर्ड होगा तो तुम आसानी से इसी से रिविजन कर सकते हो। तो इसके लिए इसे बहुत सुंदर बनाना ज़रूरी है, और इसे बहुत सुंदर अगर बनाना है तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से लिखनी होंगी, जिसके लिए रेड ब्लैक ब्लू करना होगा। ठीक है ना? डाउट्स, इन ऐप डाउट आप पूछ सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। आप कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मीट में भी कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे भी डाउट्स आके पूछ सकते हो। कैसे कनेक्ट होंगे? तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, जहाँ पे आप आके बता सकते हो कि मैम हमें और क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक में, हम मीट में भी कनेक्ट कर लें। ठीक है? तो ये हुआ सारा का सारा करिकुलम से रिलेटेड ज्ञान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पेपर। तुम्हारा पेपर टोटल 128 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 30 मार्क्स के तुम्हारे प्योर MCQs होते हैं। 2 मार्क्स का एक MCQ आता है जिसमें तुमको रीज़न भी नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे टिक करना तुमको मार्क्स अंदर, है ना? तो इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि हम MCQ सेशंस लेने वाले। साथ ही साथ ये जो 98 मार्क्स है, इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 आंसर करने होते हैं। ठीक है? तो मतलब 7 क्वेश्चन हैं, 5 आंसर किया तो 70 मार्क्स के हो गए। 14 × 5 70 मार्क्स इधर, 30 मार्क्स इधर, ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपको लिखना होता है। नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। ये 10 के 10 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वेटेज देख सकते हो इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है, लेकिन क्या यही सेम वेटेज, ये स्टडी मैट में आप देखोगे ना इंस्टीट्यूट के, तो वही वेटेज मैंने यहाँ लिखा है, पर क्या यही सेम वेटेज एग्जाम में फॉलो हो रहा? क्या एग्जैक्टली नहीं फॉलो हो रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। जैसे लास्ट चैप्टर देखो तो 10% बोला था इंस्टीट्यूट ने, लेकिन जून 25 में 9% ही आया, दिसंबर में 5% ही आया। इसको 5% बोला था, इधर 9%, इधर 5% आया। इसको 10% बोला था, इससे 16%, 17% तक पूछ रहे, है ना? तो वेटेजेस जो है इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता। मतलब भाई साहब, हमको हमारी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करनी है। दैट इज़ वाई वी आर एनरोलिंग इन रेगुलर बैच। रेगुलर बैच का मकसद ही ये है कि तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, है ना? ताकि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ ले, भाई साहब हमें आता है, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ना इसके बाद आते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल की बात। तो जून 25 अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो तुमसे 31 मार्क्स का एग्जाम में थ्योरी पूछा गया था और 97 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा गया था। यही सेम अगर दिसंबर 24 में भी देखोगे तो थ्योरी 30 मार्क्स और प्रैक्टिकल 98 मार्क्स का था। तो समवॉट वेटेज सेम ही चल रहा है थ्योरी प्रैक्टिकल का। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है यहाँ पे, इससे देख के हमें ये समझ आ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस कर सकते हैं? आंसर इज नो। तुम्हें थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बात की ना कि इंस्टीट्यूट 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एक पार्ट में वो थ्योरी पूछ लेंगे, एक पार्ट में प्रैक्टिकल पूछ लेंगे। फंस गए तुमने तो सिर्फ प्रैक्टिकल प्रिपेयर किया था, अब तुम थ्योरी लिख ही नहीं पा रहे, जिससे फालतू के तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं। तो ये सब कंझट हमें चाहिए ही नहीं भाई साहब। हमें थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है। तुम इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ लो, हमें आना चाहिए, है ना? तुम इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ लो, हमें आना चाहिए भाई साहब। हमको ऐसी प्रिपरेशन करनी है अपनी एग्जाम की। दैट इज़ वाई चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, सब कुछ हम क्लास में कवर करते चलेंगे। अब आज का हमारा एम है कि हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टार्ट करें, इसके बारे में समझें कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आखिरकार चीज़ें हैं क्या। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला, ये चैप्टर पूरा का पूरा एज डेमो लेक्चर तुम्हारे यूट्यूब में अवेलेबल होगा। तो यूट्यूब में देख सकते हो, जज कर सकते हो कि मैम की बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। देखो यार, कोई भी क्लास ले रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें समझ आना चाहिए टीचर से, ठीक है? अगर तुम्हें टीचर से समझ आ रहा है, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो फिर भाई साहब दुनिया जो भी करे, हमें क्लैरिटी आनी चाहिए, हम वहीं से क्लास लेंगे, ठीक है? तुम रेफरेंसेस भी ले सकते हो इधर उधर से, बट आई विल सजेस्ट यू कि जिसका भी रेफरेंस ले रहे हो, खुद से एक बार उस पर्टिकुलर लेक्चर को देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर टीचर का पढ़ाने का तरीका तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो गो फॉर इट, नहीं आ रहा तो भाई साहब रुक जाओ। इसीलिए बोला जाता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना?
तो पहले इस्तेमाल करके देखो यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स पे, समझ आ रही है सारी चीज़ें तो आप क्लासेस में आ सकते हो। इफ़ यू वांट तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैराथन भी देख सकते हो कि वहाँ समझ आ रहा है कि नहीं, है ना, फिर आप क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तुमको मैंने 2 कॉपी बनाने बोली है, एक कंसेप्ट बुक की, एक तुम्हारी क्लास नोट्स की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नार कंसेप्ट बुक, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो यार, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो पहले ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ये मैनेजमेंट क्या होता है और ये अकाउंटिंग क्या होता है ना। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। सबसे पहले आते हैं हम इस अकाउंटिंग वर्ड के ऊपर। अकाउंटिंग मतलब आखिरकार है क्या? तो देखो, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ समझो। हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, चीज़ों को समराइज करते हैं, फिर इसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाते हैं, फिर इसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग के अंदर ना हम उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, सिर्फ वही एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करना मतलब क्या? रिकॉर्ड करना मतलब हर रोज़ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब चीज़ों को लिखेंगे जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की है, ठीक है। फाइनेंशियल नेचर मतलब पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। तो जहाँ पे भी पैसे इन्वॉल्व हैं वो सारी की सारी एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बताओ ज़रा? अकाउंटिंग पढ़ा है कहीं ना कहीं, तो हम कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं? हम रिकॉर्डिंग करते हैं अंडर जर्नल। जर्नल होता है जिसके अंदर एंट्रीज पास करके डेबिट क्रेडिट करके लिखते हो तुम, तो उसके अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग होती है डेट वाइज कि हर रोज़ क्या क्या हुआ, कितने पैसे का कितना ट्रांजैक्शन हुआ, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं तो हर एक चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, चाहे मैंने एसेट खरीदा, चाहे मैंने मटेरियल परचेस किए, चाहे मैंने लेबर को पैसे दिया, चाहे मैंने कोई और एक्सपेंसेस किए, मैं सब कुछ जर्नल के अंदर लिखूंगी लाइन बाय लाइन, डेट वाइज। जब जो ट्रांजैक्शन हुआ तब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इससे क्या होता है, बहुत सारा चीज़ एक जगह इकट्ठा हो गया तो कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से हमें करना होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो ये जर्नल के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे सारे एक्सपेंसेस एक तरफ, सारे मटेरियल के परचेसेस एक तरफ, सारे लेबर का पेमेंट एक तरफ, सारे क्रेडिटर्स का अमाउंट एक तरफ, सारे डेटर्स का जो भी पेमेंट बचा हुआ है वो एक तरफ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे हैं। ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। लेजर्स के अंदर हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम के लिए, और सारी की सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है समराइजेशन। तुमने लेजर्स में लिख लिया, सबका टोटल आ जाएगा, हर एक अकाउंट का टोटल आ जाएगा। जैसे मैंने परचेस किया तो परचेस का मुझे सारा टोटल मिल जाएगा जब मैं सबको एक जगह लिखूंगी लेजर के अंदर। मैंने अगर वेजेस मतलब लेबर्स को पेमेंट किया तो उसका टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ये जो टोटल अमाउंट मिला ना मेरे को, उसको हम ये समराइजेशन में लिखते हैं, जिससे बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो एक ट्रायल बैलेंस नाम की चीज़ बनती है जिसके अंदर सिर्फ लेजर से हम टोटल वाला अमाउंट उठा के लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, अभी भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई है। इसके बाद हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स लाइबिलिटीज़ के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन आई है, इसकी मदद से हम पता करते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, हमारे पास कितने एसेट्स, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसके बाद रिपोर्ट बन गया। ये रिपोर्ट बनने के बाद इसका एनालिसिस होता है। सिर्फ रिपोर्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, जो भी रिपोर्ट में लिखा है उसे एनालाइज किया जाता है कि क्या बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, ठीक है।
ये सब काम कहाँ होता है? अकाउंटिंग के अंदर होता है। अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है पता है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज है ये। जैसे एक फॉरेन लैंग्वेज होती है ना, जैसे समझ लो मुझे मलयाली नहीं आती, ठीक है, मुझे तेलुगु नहीं आती, तो ये सारी भाषा मुझे नहीं आती, मुझे समझ भी नहीं आता अगर कोई बोल रहा होगा तो। इन दैट केस ये लैंग्वेज मेरे लिए कैसी है? फॉरेन लैंग्वेज, जो मुझे नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। तो मुझे अगर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट। सिमिलर वे में अकाउंटिंग भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे अगर तुम्हें समझना है तो उससे पहले तुम्हें उसे सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न बिफोर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैम अभी लिखना है क्या? इतना सारा लिख दिया आपने? बिल्कुल नहीं लिखना है। ऐसे कचरा तुमको करने दूंगी क्या मैं कॉपी में? नहीं करना है कचरा। ये कचरा सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। तुम्हें इस भाषा को समझना पड़ेगा बिफोर अंडरस्टैंडिंग। अब सोच के देखो यार, क्यों किया हमने इतना झंझट अकाउंटिंग के अंदर? मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्लासिफाई कर रही हूँ, समराइज कर रही हूँ, रिपोर्ट कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, ये सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी को क्यों कर रही हूँ भाई साहब? क्यों ये अलग से एक और लैंग्वेज है जो हमें सीखने की ज़रूरत है? हमारी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, शांति नहीं है तुम्हें एक और लैंग्वेज लेके आ जानी है, अकाउंटिंग जो भी सीखें अब हम। हाँ, तो भाई साहब ये हमें सीखना है, और ये हमें लैंग्वेज सीखनी है, ये हमें ये एनालिसिस वगैरह करना है, सारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस सब कुछ करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देनी है टू आवर यूजर्स। अकाउंटिंग की मदद से निकलती है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो हमें यूजर्स को देनी पड़ती है। ये जो यूज़र लोग होते हैं ना, ये यूज़र्स हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की मदद से डिसीजंस बनाते हैं कि उन्हें हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना है, नहीं रहना है, हमारे बिजनेस से उनका फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ ये यूज़र्स हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो इन यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब भाई साहब है कौन ये यूज़र्स जिनकी वजह से हमको इतना सारा काम करना पड़ रहा है? बताओ ज़रा। हाँ, इतना सारा झंझट पालेंगे। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये यूज़र्स की वजह से। कौन है आखिरकार ये यूज़र्स? हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। अब हमें पता होना चाहिए तो इसके बारे में ज्ञान देखेंगे, पर अभी तक जितना सीखा है उससे पहले लिखते हैं बढ़िया तरीके से। क्या क्या सीखा कि अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी का। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की, जिसके थ्रू बिजनेस कम्युनिकेट करता है। जैसे एक फॉरेन लैंग्वेज होती है जिसे पहले सीखना पड़ता है बिफोर अंडरस्टैंडिंग, सिमिलर वे में आपको अकाउंटिंग को भी पहले लर्न करना पड़ेगा बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट। जैसे तुम जब पहली बार तुमने अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो तुमको सिखाया गया होगा कि डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, ये सब कुछ हमको बढ़िया से सिखाया गया है ना। तो पहले वर्ड्स को हमने अच्छे से लर्न किया, सीखा, अकाउंटिंग बनती कैसी है वो सीखा, फिर उसके बाद हमें समझ आया कि भाई साहब अकाउंटिंग के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है ना। चलो सो अब इसके बारे में हम लिखने वाले हैं। ये ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। लिखेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दो वर्ड्स हैं, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। हम इस अकाउंटिंग वाले वर्ड के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग है एक प्रोसेस जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। रिकॉर्ड किस में किया था? जर्नल में। क्लासिफाई कहाँ किया? लेजर्स के थ्रू। समराइज कहाँ किया? ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज कर लिया, इसके बाद रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद इसका एनालिसिस होता है, ठीक है। ये सब हम किसका कर रहे हैं?
ये सब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी का कर रहे हैं, ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब जो लिख रही हूँ वो लिखना है, ठीक है। फिर हमने समझा अकाउंटिंग आखिरकार है क्या। अकाउंटिंग है एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ये किसकी तरह है? ये एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह है जिसे हमें पहले सीखना होता है बिफोर अंडरस्टैंडिंग। ये बिजनेस की लैंग्वेज से बिजनेसेस आखिरकार करते क्या हैं? तो बिजनेसेस विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज करते हैं कम्युनिकेट। किससे कम्युनिकेट करते हैं? विद यूजर्स। क्यों ये यूजर्स के साथ हमें कम्युनिकेट करना है भाई साहब? तो ये जो यूजर्स हैं ये विद द हेल्प ऑफ आर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो तुमने अकाउंटिंग की उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसे बोला जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो हमारे यूजर्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? डिसीजंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसे लिखो, यूजर्स कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई साहब ये यूजर्स है कौन आखिरकार, जिसकी वजह से हमें ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ रही है ना। हमें पता होना चाहिए कि कौन है आखिरकार ये यूजर्स। तो देखो भाई साहब, यूजर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम अब, है ना। तो इसे बाइफरकेट करेंगे ऐसे और लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले यूजर्स होते हैं हमारे ओनर्स ऑफ द कंपनी, या फिर इन्वेस्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये कंपनी के ओनर्स हैं। ये क्या करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? तो भाई साहब बिल्कुल ये करेंगे। सोच के देखो, इनका तो पैसा लगा है बिजनेस में, ये तो ओन करते हैं कंपनी। इनको पता होना चाहिए कि इनकी कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत बढ़िया। नहीं परफॉर्म कर रही है तो इन्हें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। या फिर जैसे हम जैसे शेयर होल्डर्स होंगे, हम क्या करते हैं, हम कोई भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में इजीली, है ना। अब हमें लग रहा है कि भाई साहब फालतू सी कंपनी है, गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो जल्दी से पैसे निकाल लेंगे। कैसे पता चलेगा? जब हम उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, है ना। तो ओनर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स को देखना होता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की, कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो ये सब पता करने के लिए हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो भाई साहब कंपनी के लोन भी नहीं है, लेकिन इनका पैसा कंपनी में फंसा होता है। जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स कौन होते हैं? तो सप्लायर्स। जैसे समझ लो एक कंपनी है जिसको मटेरियल खरीदना था, तो उसने मटेरियल ले लिया है सप्लायर से, लेकिन वो 3 महीने बाद पेमेंट करने वाला है। तो ये सप्लायर को अब देखना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी तो कैसे पैसा लौटाएगी इस सप्लायर का, है ना। तो ट्रेड क्रेडिटर्स को जानना होता है कि कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स भी एक टाइप का लोन ही है, समझ लो, है ना। डिबेंचर्स जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही डिबेंचर होता है, और इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ये डिबेंचर होल्डर्स को प्रियोरिटाइज किया जाता है ओवर शेयर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स को प्रियोरिटाइज किया जाता है ओवर शेयर होल्डर्स। जब कंपनी बंद हो रही होगी तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पैसा मिलेगा, तो इनको क्रेडिटर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इनको ओनर्स नहीं माना जाता। तो ये डिबेंचर होल्डर को भी जानना होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं, तभी तो किसी कंपनी का डिबेंचर वो खरीदेगा ना, है ना। नेक्स्ट, बैंक्स। बैंक भी ऐसी अरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं दे देती लोन, है ना। वो भी चेक करती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी हमारे लोन्स को वापस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आते हैं लेंडर्स। अगर मैंने बैंक से लोन नहीं लिया है, बाहर कहीं और से लोन लिया है,
तो वो लेंडर्स को भी जानना होता है कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या हमारे उनके पैसे एक कंपनी लौटा पाएगी कि नहीं लौटा पाएगी। तो उसके लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर आती हैं रेगुलेटरी एजेंसीज। रेगुलेटरी एजेंसीज मतलब क्या? तो जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप काम कर रहे हो उसका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। जैसे बैंक्स के लिए अगर हम बात करें तो आरबीआई है। आरबीआई चेक करता है कि हर एक बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए वो उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। नेक्स्ट इज सेबी। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, वो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या शो कर रहे हैं, क्या उसी के हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें सेबी चेक करता है। तो ये भी एक रेगुलेटरी एजेंसी है जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनीज की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास गवर्नमेंट। तो कंपनीज का ऑडिट होता है। अगर कंपनीज का ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट की इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास। जैसे अगर हम कॉस्ट ऑडिट की भी बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स CMAs कॉस्ट ऑडिट करते हैं। ये कॉस्ट ऑडिट की भी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास सबमिट की जाती है। क्यों सबमिट की जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी जाना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चाहिए कंपनी के, ताकि वो पता कर पाए कि एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, एक इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, एक इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, हमारा पूरा इकोनॉमी एज अ होल कितना ग्रो कर रहा है। वो सब जानने के लिए भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अकाउंटिंग से ही पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जैसे हम जैसे लोग, हमें अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। हम पहले से इन्वेस्टेड नहीं है, पहले से पैसा नहीं लगा रखा है किसी कंपनी में, अब लगाने वाले हैं, तो हमें बोला जाएगा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पैसा लगाने वाले हैं तो उससे पहले भी हम देखेंगे, पैसा लगाने से पहले कि सही से कंपनी काम कर रही है कि नहीं, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या बोल रही है। तो हम भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स बन गए भाई साहब। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को भी जानना है कि यार हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर कंपनी स्टेबल नहीं होगी तो इनकी जो नौकरी है, इनकी जो जॉब है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, है ना। तो एम्प्लॉयज़ को भी जानना होता है कि कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। फिर आते हैं रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं अबाउट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इनको भी जानना होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है। और आखिरी में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोग ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्हें बोला जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को भी जानना होता है कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। मैनेजमेंट इज डिफरेंट और ओनर्स इज डिफरेंट। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में देखो यार, जो ओनर्स होते हैं क्या वही मैनेजमेंट होता है? जैसे मैं तो जाके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, क्या मैं उस कंपनी के मैनेजमेंट में आ जाऊंगी? आंसर इज नो। मैं तो एक शेयर होल्डर कहलाऊंगी, है ना। तो मैनेजमेंट अलग होता है कंपनी का, कंपनी के शेयर होल्डर्स, ओनर्स को अलग रखा जाता है। मैनेजमेंट वो लोगों को लेके आया जाता है जो स्पेशलाइज्ड हैं उस एरिया में, जो उस कंपनी को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। ओनर्स का काम है सिर्फ पैसे लगाना, थोड़ा बहुत ज्ञान देना। काम कौन करेगा एक्चुअली एक कंपनी के अंदर? मैनेजमेंट है जो काम करेगा, है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, और हर एक रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू फुलफिल की जा सकती है। और अगर आप नोटिस करो यार, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लोग हैं एक्सेप्ट मैनेजमेंट, इन सब की रिक्वायरमेंट एक ही टाइप की है। इन सबको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन सब की इंफॉर्मेशन पता लगाई जा सकती है। ओनर्स को स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाएगी, ग्रोथ के एरियाज पता चल जाएंगे। क्रेडिटर्स को भी दिख जाएगा कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या इसके पास पैसे हैं कि नहीं। रेगुलेटरी एजेंसीज को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएगी। गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएगी। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, हम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। एम्प्लॉयज और रिसर्चर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। पर भाई साहब, ये जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, इनको चाहिए होती अलग टाइप की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनको चाहिए कॉस्ट रिपोर्ट, इनको चाहिए हमारा बजट कि आगे कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है, इनको चाहिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और इनको और भी भाई बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कि कंपनी का फोरकास्ट कैसा है, कंपनी पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी।
तो मतलब भाई साहब मैनेजमेंट वाले लोगों की जो नीड है ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर यूजर्स। इनको कुछ अलग ही टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और इनकी जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करता है? ये फुलफिल करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स, मैनेजमेंट की जो भी नीड है इंफॉर्मेशन की, वो नीड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, लिखेंगे यहां पे नीड ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट is different from other users. And fulfilled through, ये इसकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, और ये नीड कौन फुलफिल करता है? मैनेजमेंट की। ये नीड फुलफिल करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तक पहुंच गए हैं, तो एक और चीज समझ लेते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग के 3 अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 अलग अलग ब्रांचेस के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आए कि डिफरेंस क्या है इन सब के बीच में, है ना। तो अकाउंटिंग में हमारे पास 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऊपर में लिखेंगे 3 ब्रांचेस। ठीक है, 3 ब्रांचेस। ना अब हम इन तीनों ब्रांचेस के बारे में समझने वाले हैं और थोड़ा सा ज्ञान लिखने वाले हैं। दिस डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर से अराउंड 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको थ्योरी का, है ना। चांसेस ज़्यादा है कि इस चैप्टर से एक थ्योरी क्वेश्चन फॉर श्योर आए, और उस थ्योरी क्वेश्चन में आपका ये डिफरेंशिएशन पूछने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। तो ये डिफरेंशिएशन हमें बढ़िया से पता होना चाहिए। देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस of organization. Recording, classifying, summarizing of financial transactions of organization is known as financial accounting. Financial accounting के अंदर ही आप ये रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज वाला काम करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ बनाने वाला काम किसका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कि ये भी रिकॉर्ड करेंगे, ये भी क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, लेकिन किसको करेंगे? ये फोकस करते हैं कॉस्ट डाटा के ऊपर। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज तो कर रहे हैं, लेकिन किसको? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट डाटा को। कॉस्ट डाटा मतलब क्या? तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात होती है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करता है। जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, उस काम से रिलेटेड, जैसे मेरा काम है प्रोडक्ट बनाना, मैं ये कैलकुलेटर बनाती हूँ, तो इस कैलकुलेटर बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, वो खर्चों से
हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता है, जिसे हम कॉस्ट डाटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता है विद कॉस्ट डाटा, इसका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है विद ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, क्योंकि वो काम तो फाइनेंशियल और कॉस्ट वालों ने कर दिया। फाइनेंशियल वालों ने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कर दिया, कॉस्ट वालों ने स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कर दिया जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिरकार करता क्या है? तो अकाउंटिंग इन विच बोथ फाइनेंशियल एंड non-financial information are provided to managers। जैसे हमने ऊपर में समझा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर मैनेजमेंट, है ना। अगर ये मैनेजमेंट के लिए है तो मैनेजमेंट को जो भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो मैनेजमेंट को चाहिए वो सब कौन ला के देगा? वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग ला के देगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जहाँ पे हम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, और ये सब इंफॉर्मेशन हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? मैनेजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनेजर्स को जिस हिसाब से चाहिए उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नोटिस करो यार, तो ऊपर में हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी का। मतलब जो भी चीज़ें मनी में है उनका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यार हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये सिर्फ फाइनेंशियल के ऊपर नहीं फोकस कर रहा। अगर आप नोटिस करो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, दोनों मनी वाली चीज़ों से डील करते हैं, क्वांटिटेटिव चीज़ों से डील करते हैं। लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये चाहे मनी वाली चीज़ हो चाहे नॉन मनी वाली चीज़ हो, दोनों से डील करता है। मतलब ये अकाउंटिंग का एक अलग ही लेवल है जहाँ पे आप चाहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जो कंपनी से रिलेटेड है, जो मैनेजर्स को चाहिए, वो हर एक इंफॉर्मेशन ये ला के देंगे, ठीक है ना। आफ्टर दिस मीनिंग के बाद आता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन टाइप, तो देखो हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना रहे हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से डील करने वाले हैं, मनी वाली चीज़ों से डील करने वाले हैं। कोई भी नॉन फाइनेंशियल क्वालिटेटिव चीज़ों से यहाँ डील नहीं किया जाता। प्योर क्वांटिटेटिव जो मनी फॉर्म में आ सकती है, जिसको नंबर्स में काउंट किया जा सकता है, उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है। सिमिलर वे में कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्वांटिटेटिव चीज़ों से डील करता है, जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, जिसको मनी फॉर्म में, खर्चे के फॉर्म में देखा जा सकता है, उन चीज़ों से ये डील करते हैं। लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये बोलता है भाई साहब क्यों सिर्फ क्वांटिटेटिव से डील करना है, कई सारी क्वालिटेटिव चीज़ें भी होती है जो हमारी कंपनी को इम्पैक्ट करती है, जो मैनेजर्स को जानना होता है। तो वो क्वालिटेटिव चीज़ों से भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है। जैसे यार मेरे पास एक सप्लायर है जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, पर अब क्या हो रहा है, 3 महीने बाद ऐसा होने वाला है कि ये जो सप्लायर है अभी हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, हमको कोई और नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव। मैं नंबर्स में कैसे क्वालिफाई करूँ इसको? नंबर्स में थोड़ा पता चल रहा है मेरे को कि कितना, अभी तो वो प्रोवाइड कर रहा है सारे मटेरियल्स बराबर से, तो नंबर्स में तो मैं इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकती कि आगे जाके 3 महीने बाद ये सप्लायर छोड़ने वाला है, तो उसका एनालिसिस कहाँ होगा? ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार। हमारा जो मेन सप्लायर है वो 3 महीने बाद छोड़ने वाला है, उससे रिलेटेड एनालिसिस, उसकी रिपोर्ट बनाना और कहाँ से हम नया सप्लायर लेके आएंगे, वो सब कहाँ जाएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास, ठीक है। तो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसे आगे। ऐसे बाइफर्केशन कर लेना है, हाँ, ये 3 पार्ट में से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम तो लिखे जा रहे हैं बिना कौन स्केल ढूंढे, कौन लाइन खींचे, छोड़ो, हम तो लिखे जा रहे हैं आजू बाजू में, बस ऐसे नहीं करना है, अच्छे से साफ सुथरा
पहली क्लास है, पहली क्लास में बिल्कुल नाटक नहीं करते, ठीक है ना। आफ्टर दिस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो बताओ जरा किसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कौन सा इनमें से लीगली रिक्वायर्ड है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग जो सारी की सारी कंपनीज के लिए लीगली रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लीगली मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, जो भी कंपनी भाई सब किसी भी टाइप की, हर एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना इज कंपलसरी, ठीक है। चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो या प्रॉफिट हो, कोई भी टाइप की कंपनी फॉर्म कर दी आपने तो बस आपको यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो क्या ये लीगली रिक्वायर्ड है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज है जिनके लिए लीगली रिक्वायर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग, लीगली मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, सर्टेन कंपनीज। तो कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके लिए एप्लीकेबल होता है, तो देखो कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है कि कुछ कंपनीज हैं जो टेबल ए टेबल बी, दो टेबल बनाया गया है, एक टेबल को बोला जाता है रेगुलेटेड सेक्टर, दूसरे टेबल को बोला जाता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। इन सेक्टर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और सेक्टर्स को कवर किया गया है, जिनके लिए बोला गया है कि अगर आप इस प्रोडक्ट सर्विस या सेक्टर के अंदर आते हो और आपकी कुछ स्पेसिफिक टर्नओवर की लिमिट्स हैं तो आपको अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, है ना। तो कुछ लिमिट है टेबल से रिलेटेड कि रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड में भी आना चाहिए, साथ ही साथ टर्नओवर से रिलेटेड भी लिमिट है, वो फुलफिल होती है तब जाके कंपनीज का कॉस्ट अकाउंटिंग करना कंपलसरी होता है। अदरवाइज क्या कंपनीज खुद से इसे मेंटेन करती हैं, बिल्कुल मेंटेन करती है, क्योंकि कई सारे फायदे मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, आंसर इज नो, कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हर एक कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है, क्योंकि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, कहाँ से आएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है। अगर देखें ना यार, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, इसका पर्पस है कि हमको एक्सटर्नल लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे नोटिस करो यहाँ पे, और यूजर्स के अंदर बहुत सारे बाहर वाले लोग हैं, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, गवर्नमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, ये सब कौन है, बाहर वाले लोग हैं। और बाहर वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई गई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, एक्सटर्नल लोग जो कंपनी के बाहर के हैं, जो कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फोकस करो तो ये किसके लिए है, मैनेजर्स के लिए। मैनेजर्स कौन है, इंटरनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनल लोगों के लिए अकाउंटिंग करता है। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये बीच का है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर भी प्रोवाइड करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर के लोगों को भी प्रोवाइड करता है। मोस्टली इसका काम है अंदर के लोगों को प्रोवाइड करना, कुछ टाइम पे ये बाहर के लोगों को भी प्रोवाइड करता है। जैसे जब ये लीगली मैंडेटरी है ना सर्टेन कंपनीज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है और कॉस्ट ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाता है। जो कॉस्ट ऑडिट की जाती है दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट को हमको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कॉस्ट ऑडिट करके, है ना। तो उस केस में जब आप गवर्नमेंट को भेज रहे हो तो बाहर के लोगों को भेज रहे हो, तो एक्सटर्नल भी जा रही है ये इन्फॉर्मेशन और ये इंटरनल भी इस्तेमाल हो रही है। मोस्टली ये इंटरनल इस्तेमाल होती है क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज का खर्चा निकालना, खर्चे कंट्रोल करना, स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना, वेरिएंस एनालिसिस करना, ये सब ना बेस बनता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। तो ये इंटरनल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी लिख लें क्या कि कौन से यूजर्स के लिए हम बना रहे हैं इसे, यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, बाहर वाले लोग। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, तो यूजर्स को ही स्टेक होल्डर्स बोलते हैं हम। स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो अलग से कहीं पे ऐसे नोट डाल के, जैसे मेरे पास यहाँ पे जगह है, लिख लें क्या, यूजर्स / स्टेक होल्डर्स लिख लो यहाँ पे।
स्टेक होल्डर्स मतलब पर्सन्स इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, ठीक है। हमारी कंपनी में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोगों को स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। यूजर्स बोलो स्टेक होल्डर्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो हमारे यूजर्स बनते हैं किसके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जैसे इन्वेस्टर्स, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, मैनेजमेंट, क्योंकि ये इंटरनल लोगों के लिए बनाई जाती है ना, मोस्टली इंटरनल लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, मैनेजमेंट इसको इस्तेमाल करता है। हमारे जो ओनर्स हैं वो भी इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को हम ऑडिट की रिपोर्ट शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये लोग हैं जो हमारे यूजर्स बनते हैं। तो इसके अंदर इंटरनल लोग भी आ रहे हैं, एक्सटर्नल लोग भी आ रहे हैं। वहीं जब हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो ये की जाती है ओनली फॉर इंटरनल यूजर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, ये इंटरनल लोगों के लिए है, ये बीच के लोगों के लिए, मतलब ये बाहर वालों के लिए भी है, ये अंदर वालों के लिए भी है, ठीक ना। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जब एनालाइज किया जा रहा है या प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया जा रहा है तो किसके लिए कैलकुलेट किया जाएगा, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं तो पूरे के पूरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये निकाला जाता है। और जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसका खर्चा, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवील्स the profit for whole business। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये प्रॉफिट निकालता है ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, जो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक जॉब जो हमने काम किया कस्टमर के लिए, हर एक प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनका खर्चा यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या, खर्चा निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। आंसर इज नो, प्रॉफिट निकालने वाला काम फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग वालों ने कर दिया, तो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बैठ के वापस वही काम थोड़ा करेगा। अब ये क्या करने वाला है, ये प्रॉफिट का एनालिसिस करेगा फॉर डिसीजन मेकिंग। लिखेंगे यहाँ पे एनालाइज प्रॉफिट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, मैनेजर्स को। मैनेजर्स को क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन लेने के लिए प्रॉफिट को एनालाइज करने का काम कौन करके देगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, तो कौन अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करता है बताओ जरा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है हमें, है ना। तो अकाउंटिंग पीरियड कौन फॉलो करता है एकदम रिलीजियसली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रिपेयर्ड फॉर अ डेफिनाइट पीरियड। यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होता है। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होता है, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स होती है ना वो मंथली भी बनती है, क्वार्टरली भी बनती है, वीकली भी बनती है, डेली भी बनती है कॉस्ट की रिपोर्ट्स। तो इट्स नॉट लाइक कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जब जैसी रिक्वायरमेंट पड़ रही है तब वैसी रिपोर्ट्स बनाई जा रही है, क्योंकि ये भी इंटरनल लोगों के लिए किया जाता है मोस्टली, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रिपेयर्ड डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हर टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बनाई जाती है जैसी हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है वैसी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब कॉस्ट ऑडिट हो रही है तो वो एनुअली फॉलो किया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो उसको भी एनुअली बनाया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो डेली बनती है, जैसे कॉस्ट शीट कई सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना हर रोज़ का खर्चा कैलकुलेट करती हैं। वीकली वो स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, मंथली क्वार्टरली बेसिस में वो बजट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक टाइप का
टाइम पीरियड फॉलो हो रहा है। लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कोई भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि डेली बनाएंगे या वीकली बनाएंगे या मंथली बनाएंगे, क्वार्टरली बनाएंगे, ये कोई अकाउंटिंग पीरियड ही नहीं फॉलो करते। जब जैसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए होगी, वीकली चाहिए होगी वीकली बनाएंगे, एनुअली चाहिए होगी एनुअली बनाएंगे। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है कि ये फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्कोप की बात करें, कौन कितना बड़ा है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बहुत बड़ा, ठीक है। ये पर्वसिव है, पर्वसिव मतलब अच्छा खासा बड़ा है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग नैरो है, स्पेसिफिक है, नैरोअर, और वी कैन से स्पेसिफिक, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर फोकस करता है, उनके खर्चों के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ब्रॉडर है, ब्रॉडर देन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे बड़ा। क्यों? सोच के देखो, हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डील करता है, तो ये पर्वसिव है, अच्छा खासा बड़ा है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर डील करता है, इसलिए नैरोअर है, जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर फोकस करता है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। वहीं जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो भाई साहब ये पास्ट की चीज़ों से भी डील करता है, ये फ्यूचर की चीज़ों से भी डील करता है। जो भी टाइप की, जिस भी टाइप की, जैसी भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए होगी वो सबसे डील करता है, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल एंड कॉस्ट, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक प्रोसीजर। कहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्पेसिफिक फॉर्मेट है भाई साहब, वैसे ही बनाना होता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। इसे लिखो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कि बैलेंस शीट का जैसा फॉर्मेट बता दिया गया है वैसे ही बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जैसा फॉर्मेट बताया गया है वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ चला जाता है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कॉस्ट शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो फॉलो किया जाता है। कॉस्ट रिपोर्ट्स जो बनती हैं, कॉस्ट ऑडिट की जो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से बनती है। अदरवाइज यहाँ पे बाकी चीज़ों के लिए फॉर्मेट नहीं है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। कंपनीज सॉल्व नहीं करती, कंपनीज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है ना, तो वहाँ पे भी वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, जिस टाइप की उन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए वैसा बना सकते हैं। लेकिन कॉस्ट शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। फिर इसके बाद बात करें अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो भाई साहब इनका ना ही कोई अकाउंटिंग पीरियड है, ना ही कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है। जो जैसा मांगेगा हमारा मैनेजमेंट वैसा वैसा उस फॉर्मेट में हम इंफॉर्मेशन बना के दे देंगे उन्हें, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस इंटरडिपेंडेंसी, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इंडिपेंडेंट, ना वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ना वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसको कोई किसी से भी मतलब नहीं है भाई साहब, ठीक है, इंडिपेंडेंट। वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कई सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। जैसे जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए हैं ना, कहाँ रिकॉर्ड हुए हैं? कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो गए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कई सारा डाटा हम उठा सकते हैं कि मटेरियल कितना परचेस किया गया, लेबर को कितना पेमेंट किया गया, ओवरहेड्स में कितने पेमेंट हुए। तो एक्चुअल वाली सारी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से उठा सकता है, तो ये डिपेंडेंट है ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल। सोच के देखो, जब सारा प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर दिया है फाइनेंशियल वालों ने, तो क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसे वापस कैलकुलेट करेगा? आंसर इज नो। सारे खर्चे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं वो कॉस्ट वालों ने निकाल दिया है, खर्चों का स्टैंडर्ड भी कैलकुलेट कर लिया है, बजट्स भी बना लिए हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट से उठा लेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर से नहीं बनाने वाला है।
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, कि सारी जो हिस्टोरिकल डाटा है, जो पास्ट का डाटा है, वो यहाँ से उठा लेता है कौन? हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वेरीफिएबल, कौन सी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए कर सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेरीफिएबल, क्योंकि सबका स्पेसिफिक वाउचर्स होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स पहले पास्ट में हो गए वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है, तो प्योर वेरीफाई किया जा सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, इसलिए इसकी फाइनेंशियल ऑडिट भी होती है ना। लिखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज वेरीफिएबल। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में मोस्टली हम पास्ट वाले डाटा से डील करते हैं, तो अगर पास्ट की इंफॉर्मेशन से डील कर रहे हो तो ये भी वेरीफिएबल है। पर यार मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट से कम फ्यूचर से ज्यादा डील करता है, क्योंकि मैनेजमेंट को पास्ट में क्या हुआ, ठीक है ये हो गया, वो तो कॉस्ट और फाइनेंशियल से दिख रहा है, अब आगे क्या करना है मैनेजर्स को उससे मतलब है कि आगे हम कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे और बढ़िया कर सकते हैं, इससे मैनेजमेंट को मतलब होता है। तो जब मैनेजमेंट को फ्यूचर से मतलब है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। दैट इज वाई फ्यूचर में जो चीज होने वाली है उसको अभी कैसे वेरीफाई करोगे, जब फ्यूचर में वो हो जाएगा तब वेरीफाई कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट इमीडिएटली वेरीफिएबल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इमीडिएटली वेरीफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो फ्यूचर से रिलेटेड है। लिखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्टिव नेचर की इंफॉर्मेशन है एंड नॉट इमीडिएटली वेरीफिएबल। एज प्रेडिक्टिव है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को हमने प्रेडिक्ट किया है, तो फ्यूचर अभी आया ही नहीं है तो उसे अभी कैसे वेरीफाई करेंगे, जब फ्यूचर में वो चीज़ हो जाएगी तब पता चलेगा कि सही था कि नहीं था, तो ये इमीडिएटली वेरीफिएबल नहीं होती। ठीक है, डन। तो ये है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। मीनिंग हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट डाटा रिकॉर्ड करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम रिकॉर्ड करना नहीं है, इनका काम है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जैसे मैनेजर्स को चाहिए वैसे प्रोवाइड करना। इन्फॉर्मेशन टाइप यहाँ पे क्वांटिटेटिव होता है, यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन इधर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ये सारी कंपनीज के लिए लीगली मैंडेटरी है, ये कुछ कंपनीज के लिए लीगली मैंडेटरी है, किसी भी कंपनी के लिए लीगली मैंडेटरी नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन हर एक कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है क्योंकि उनको मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है ना। यूजर्स यहाँ पे एक्सटर्नल होते हैं, यहाँ पे मैनेजर्स, ओनर्स, गवर्नमेंट, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे इंटरनल यूजर्स होते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट एज अ होल पूरे बिजनेस का निकाला जाता है, यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट या प्रोसेस का प्रॉफिट निकाला जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट को एनालाइज किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग पीरियड एक डेफिनाइट पीरियड हम यहाँ फॉलो करते हैं, यहाँ कोई डेफिनाइट पीरियड नहीं है, जब जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वैसी प्रोवाइड करेंगे। सेम इधर हमारा कोई भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड इधर नहीं फॉलो होता। स्कोप परवेसिव है, अच्छा खासा बड़ा है। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का नैरो है, स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये, जो सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर फोकस करती है। ये ब्रॉडर है देन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट, क्योंकि हम पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सबसे डील करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, यहाँ कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। इंटरडिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंट है, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंडेंट है फाइनेंशियल के ऊपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरीफिएबल, इसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी वेरीफाई हो सकती है, इसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली वेरीफाइबल नहीं है, क्योंकि ये प्रेडिक्टिव नेचर की इन्फॉर्मेशन है जो फ्यूचर के लिए हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। डन। तो यहाँ तक का ज्ञान हमने देख लिया है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अभी तक हम जो भी ज्ञान देख रहे थे वो सारा का सारा अकाउंटिंग से रिलेटेड था, अभी भी हम अकाउंटिंग ही लिख रहे हैं। अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान, फिर इसके बाद हम मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट होंगे। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। देख लो यार, हम यही तो कर रहे हैं, या तो मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को कि कैसा परफॉर्म किया, या तो ये पता कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी थी, खराब थी, आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। मेजर करने का काम कौन करता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों मेजर कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट से मेजर कर रहा है कि हमने पास में कैसा परफॉर्म किया। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट शीट की मदद से पता कर रहा है कि हमने कितने खर्चे किए, कैसा परफॉर्म किया। फिर बात आती है इवैल्यूएटिंग की। इवैल्यूएट कौन कर रहा है कि अच्छा परफॉर्म किया, खराब परफॉर्म किया, बढ़िया किया,
क्या किया, फ्यूचर में कैसा करने वाले हैं। तो ये सब इवैल्यूएट करने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसमें हेल्प करता है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इवैल्यूएट करते हैं, उसमें पास्ट में जो हमने सेट करके रखे थे स्टैंडर्ड, क्या उसी के हिसाब से परफॉर्म किया कि अच्छा किया कि खराब किया। तो इवैल्यूएट करने का काम मैनेजमेंट और कॉस्ट दोनों का है, मेजर करने का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर मेजर करते हैं या तो इवैल्यूएट करते हैं हम हमारी परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। वहीं अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, अब हम आ रहे हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करना जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव कर सकती है। स्ट्रैटेजिक गोल्स मतलब क्या? जब भी स्ट्रैटेजिक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है ना, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है वो मैनेजमेंट कहलाती है। जैसे सोच के देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्टली डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है कि रोज़ का प्रोडक्शन करना, रोज़ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा लगा उसे कंट्रोल करना। तो मोस्टली हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म के बारे में कौन सोचता है? हमारे मैनेजर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। इनका काम है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना। तो लॉन्ग टर्म रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट कहलाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं। पहले वो जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, दूसरे वो जो मिडिल लेवल पे बैठे हैं, तीसरे वो जो लोअर लेवल पे बैठे हैं। इन सब को अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मैनेजमेंट सबको करना पड़ता है। सबको स्ट्रैटेजिकली लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होता है। चाहे वो टॉप वाला हो जो सबसे ज़्यादा सोचेगा लॉन्ग टर्म के बारे में, मिडिल वाला भी सोचेगा, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देगा, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचेगा। लोअर लेवल वाला मोस्टली डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसका भी काम है कि थोड़ा बहुत ये भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे। ठीक है, तो एज ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने वाले हैं तो ये सारे हमारे मैनेजर्स बनते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि ये तीनों लेवल्स के मैनेजर्स को उनकी हिसाब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब क्या? इंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटीज involved in running an organization। ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में जितना भी इंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ करा जा रहा है उसको मैनेजमेंट बोला जाएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हज़ारों लाखों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन उनको कवर किया जा रहा है क्या? आंसर इज़ नो। हम कौन सी एक्टिविटीज़ को कवर कर रहे हैं? वो एक्टिविटीज़ जो हमें स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रही हैं, टू अचीव इट्स स्ट्रैटेजिक गोल। ठीक है, तो मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ नहीं, सिर्फ वो जो स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए की जा रही हैं वो सारी एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर्स हैं। पहले होते हैं टॉप लेवल, दूसरे होते हैं मिडिल लेवल जैसे हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर, तीसरे होते हैं लोअर लेवल जो मोस्टली ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका काम है कि तीनों लेवल्स की जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना। ठीक है, पर क्या ये तीनों लेवल की रिक्वायरमेंट सेम होगी क्या? नहीं, हर एक लेवल की रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी, लेकिन एट द एंड एसेंस सेम ही है कि हर किसी को डिसीजन बनाना है यहाँ पे, हर एक टाइप के मैनेजर्स को डिसीजन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स वैरीज बट द एसेंस is similar। That is decision making। तीनों लेवल्स के मैनेजर्स के इंफॉर्मेशन वैरी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड तीनों यही चाहते हैं कि डिसीजंस मेंटेन बनाएं, वो डिसीजंस जो हमें हमारे स्ट्रैटेजिक गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ठीक, तो अब हमने अकाउंटिंग को इन डिटेल देख लिया, मैनेजमेंट को भी समझ लिया कि भाई साहब मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है।
अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों वर्ड्स को एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें ना कि आखिरकार ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, तो इसे इन सिंपल भाषा बोला जा सकता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के लिए की जा रही है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। लिखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग मतलब क्या? अकाउंटिंग मतलब प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे मैनेजमेंट को, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट मतलब कौन? पीपल विद द टास्क ऑफ रनिंग द बिजनेस। वो लोग जो बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस के स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, वो लोग मैनेजमेंट कहलाते हैं। पीपल विद द टास्क ऑफ रनिंग द बिजनेस, ठीक है। तो अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, जहां पे अकाउंटिंग इज प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू आवर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। अब जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन की तरह प्रोवाइड की जाएगी टू आवर मैनेजर्स? तो देखो, इसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स में। एक एक करके हर एक पार्ट को समझते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दिस अकाउंटिंग, वो है या तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या तो है नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमने ऊपर भी देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल, उसके अंदर हम नॉन फाइनेंशियल चीज़ें जो मनी रिलेटेड नहीं है उनको भी डील करेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मतलब एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ ब्रॉडली करेक्ट इंफॉर्मेशन भी होती है। मतलब कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसी भी हो सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से इन डिटेल देखोगे तो करेक्ट है, ब्रॉडली करेक्ट है। जैसे लेट्स से हमारा आगे जाके रेंट बढ़ने वाला है और अप्रॉक्सीमेटली अभी 10,000 है, आगे जाके अप्रॉक्सीमेटली 15,000 आ जाएगा। क्या ये प्योर करेक्ट है, एक्यूरेट है एकदम? आंसर इज नो, लेकिन ब्रॉडली करेक्ट है, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही आएगा। तो ये ब्रॉडली करेक्ट वाली इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। क्यों यहाँ पे पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बस नहीं है? तो सोच के देखो यार, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के एस्टिमेट्स कई सारे हम बनाते हैं, क्या वो एकदम एक्यूरेट हो सकते हैं? क्या एकदम करेक्ट? आंसर इज नो, लेकिन ब्रॉडली करेक्ट हो सकता है। ब्रॉडली मतलब ऊपर ऊपर से, डिटेल्स में जाके देखोगे तो गलत हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, ऊपर ऊपर से देखोगे तो समवॉट मैच करेगा विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, विद द रियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कैसी इन्फॉर्मेशन है? ब्रॉडली करेक्ट है, स्पेसिफिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअल मतलब एकदम सर्टेन इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो एकदम सर्टेन है, यही हुआ था, यही खर्चा है, ये लो भाई साहब ये खर्चा है ना। या फिर यहाँ पे एस्टिमेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो अनसर्टेन होते हैं। फ्यूचर के अगर हम बनाएंगे रिपोर्ट्स कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, तो वो कैसा होगा? अनसर्टेन होगा, हमें नहीं पता, हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं कि आगे जाके ऐसा हो सकता है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे पास्ट की इंफॉर्मेशन भी होती है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन भी होती है। यहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी होती है, समराइज्ड डाटा भी होता है। बहुत डिटेल में जाके भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, या फिर समराइज्ड डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत अलग अलग फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाती है, प्रेजेंटेड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म, जैसे ग्राफ्स के थ्रू, जैसे टेबल्स के थ्रू, जैसे नंबर्स के थ्रू। तो बहुत अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रिटर्न हो, रिटर्न भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रिटर्न हो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सब कुछ रिटर्न होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिटर्न भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड विथ
प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड हो सकता है, खर्चे और इनकम रिलेटेड हो सकता है, क्वांटिटी रिलेटेड हो सकता है, क्वांटिटी या वॉल्यूम कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की, कितने यूनिट्स बेचने वाले हैं, क्वालिटी रिलेटेड हो सकता है, क्वालिटी इंटीग्रेटर्स जैसे ट्रेंड क्या चल रहा है ना। तो भाई साहब इतनी सारी अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अबाउट प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसी होगी, फाइनेंशियल हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल हो सकती है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हो सकती है, कॉस्ट रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकती है, क्वांटिटी वॉल्यूम से रिलेटेड हो सकती है, या क्वालिटी इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, एकदम करेक्ट, या फिर ऊपर ऊपर से करेक्ट, इन डिटेल जाओगे तो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है। ब्रॉडली करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है यहाँ पे। एक्चुअल जो हो चुका है एकदम सर्टेन इन्फॉर्मेशन, पास्ट की भी हम देखते हैं। एस्टिमेट्स अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन भी होती है जो फ्यूचर से रिलेटेड हम बनाते हैं, तो मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों हो सकता है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जा सकती है, एकदम डिटेल में जाके हर एक डिपार्टमेंट का एक एक खर्चा को पकड़ पकड़ के देख रहे हैं, या फिर समराइज डाटा, ऊपर ऊपर से भी डाटा हम देख सकते हैं। वेराइटी ऑफ फॉर्म्स हो सकते हैं, ग्राफ्स में, टेबल्स में, नंबर्स में, इतना सारा इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। मैनेजमेंट के अंदर होता है, कॉस्ट के अंदर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें दिखने मिल जाएंगी। कॉस्ट के अंदर दो नॉन फाइनेंशियल चीज़ों पे हम नहीं फोकस करते, मोस्टली फाइनेंशियल चीज़ों पे फोकस करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पास्ट और फ्यूचर दोनों को देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स बजट्स बनते हैं, है ना। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर ये सारी की सारी टाइप की हो सकती है, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने क्या देखा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक और डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि एग्जाम में तुमको पूछा व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सिर्फ इतना नहीं लिख के आ सकते ना कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। पहली बात तो जब भी तुम अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट लिख रहे हो एग्जाम में, तो यू हैव टू राइट ये वाला पार्ट भी कि अकाउंटिंग मतलब प्रोवाइडिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मतलब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और साथ ही साथ अगर तुमको 7 मार्क्स का पूछ लिया तो सिर्फ इतना लिखने से भी नहीं होगा, वी हैव टू राइट वन मोर डेफिनेशन एटलीस्ट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक और डेफिनेशन क्या है लिखेंगे,